पिछले पार्ट में हमने देखा कि काई एक्सयू मैन को ढूंढ रही होती है और सिस्टम बाई को वार्निंग देता है कि ग्रेट डाउ उस पे नजर बनाए हुए है। तभी वहां सू के थंडर एट्रीब्यूट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिससे क्विंगलन पीक के आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बिजलियां कड़कने लगती हैं। ये देखकर बाई को समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो रहा है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्विंगलन पीक के ऊपर गोल्डन प्रोटेक्शन शील्ड बनी होती है और बाई एक चट्टान पे खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है ये गोल्डन कोर टर्बुलेशन इतना अजीब क्यों लग रहा है। और हम देखते हैं कि एक बिजली क्विंगलन पीक की ओर आती है और उस गोल्डन प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ती हुई अंदर आ जाती है। तो बाई को सू की चिंता होने लगती है और वो 3 स्टार डिवाइन तालिस्मान एक्सट्रीम गोल्डन बॉडी को एक्टिव कर देता है और तेजी से आसमान से गिरती बिजली को रोकने के लिए भागता है और सीधे बिजली से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि एल्डर सिक्स्थ भी अपने मैजिक को यूज करते हुए बिजली को तबाही मचाने से रोक रही होती है और मैंग वहां वो जुई की कैरेट चुरा रही होती है। तभी उसके पीछे बिजली आकर गिरती है तो वह अचानक बिजली गिरने की वजह से चौंकते हुए कहती है यह कहां से आई, ये एक्सीडेंटल गिरी है या तुमने जानबूझकर गिराई है। तो वो जुई भागते हुए कहती है ये मैंने जानबूझकर गिराई है, तो अब तुम मेरा क्या ही कर लोगी। और एल्डर सिक्स्थ बिजलियां गिरने से रोकते हुए कहती है क्या यह सच में गोल्डन कोर टर्बुलेशन है, मुझे तो यह कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, शायद अब यहाँ कुछ तो गलत होने वाला है। और हम क्विंगलन पीक के आसमान में बाई को देखते हैं जो वहाँ गिरने वाली बिजलियों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। फिर बाई बोलता है तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ हो, तो सामने आ जाओ। और हम देखते हैं कि आसमान में काले बादलों के बीच काई एक्सयू खड़ी होती है और वह मुस्कुराते हुए कहती है एक रिवॉल्विंग लाइट स्टेज के आदमी का सेंस इतना अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग चीज है, चलो देखते हैं। तो नीचे से बाई चिल्लाकर कहता है कौन हो तुम और मेरे डिसाइपल्स पर अटैक क्यों कर रही हो। तो काई एक्सयू मुस्कुराते हुए कहती है ओह तो तुम उसके मास्टर हो, अगर तुम उसे मेरी जैसी इमोर्टल से बचा रहे हो तो तुम सच में थोड़े ताकतवर तो हो गई। बाई यह सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ये मत कहना कि तुम काई एक्सयू हो जिसके बारे में मैन मुझे बता रही थी। फिर काई एक्सयू बाई को कहती है अच्छा तो मैन को मैं अभी भी याद हूँ, यह तो अच्छी बात है। और जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी इमोर्टल 8 डायमेंशनिंग डिस्टेंस को यूज कर अचानक बाई के सामने प्रकट हो जाती है। अचानक बाई उसे इतनी पास देखकर चौंक जाता है और सोचता है यह इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गई। फिर काई एक्सयू बोलती है मैन ठीक तो है ना। तो बाई गुस्से से उस पर अटैक करते हुए कहता है हाँ वह तो ठीक है, पर अब वो कॉर्प्स इमोर्टल बन गई है। काई एक्सयू बाई के वार को आराम से डोज कर लेती है और कहती है कॉर्प्स इमोर्टल, यह तो अच्छी बात है, यह मैन पे सूट भी करता है। तो फिर अब हम बहनों के मिलने पर एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं। नॉर्थ के एबस में ड्रैगन भी मोटे हो गए हैं, तो क्यों ना उनका मीट पकाया जाए, या फिर हम साउथ रेलम में जाकर मोथ डीमन किंग को पकड़ सकते हैं और उनका बारबेक्यू करते हैं। यह सच में मजेदार एक्सपीरियंस रहेगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो बाई कहता है मुझे पागल समझना बंद करो, मुझे पता है कि सू तेरा रिकार्नेशन है, पर अब वह मेरी डिसाइपल है तो उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। काई एक्सयू कहती है रिकार्नेशन, लेकिन वह तो मेरे 3 कॉर्प्स में से एक कॉर्प्स है, आखिरकार वह है तो मेरे लिए एक बोझ ही जिसे अंत में मुझे काट कर फेंकना ही होगा। और अब जब तुम मेरा रास्ता रोक ही रहे हो तो तुम्हें भी मरना तो पड़ेगा ही। और फिर काई एक्सयू अपने फेरी व्हील से बाई के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वह अटैक इतना खतरनाक होता है कि उससे क्विंगलन पीक का एक पहाड़ पूरा कट जाता है, लेकिन बाई उस वार से समय रहते बच जाता है। तो सिस्टम चेतावनी देता है और कहता है यहाँ खतरा बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास अब इतनी एनर्जी नहीं बची है कि तुम इस लड़ाई में जीत सके, तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाई सिस्टम को चुप करते हुए कहता है यहाँ मेरी डिसाइपल की जान खतरे में है और तुम मुझे भाग जाने के लिए कह रहे हो, यह कभी नहीं हो सकता। और बाई मन में ही सोचता है मैं गोल्डन तालिस्मान का भी यूज कर रखा है, फिर भी इसका डैमेज बहुत ज्यादा है, आखिरकार यह किस तरह की मॉन्स्टर बन गई है। और हम नीचे बाई के साथियों को देखते हैं जो इस खतरनाक फाइट को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तो मैन कहती है मास्टर जल्दी से सू को यहाँ से बचा ले जाओ, तब तक मैं इसे रोकती हूँ। तो बाई उन्हें कहता है यहाँ कोई भी तालिस्मान फॉर्मेशन से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगा, इसे मैं संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सिस्टम से कहता है
सिस्टम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक खतरनाक सिचुएशन है और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मुझे फेंग हू एक्स दे दो ताकि मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा सकूं। इतना कहते ही सिस्टम बाई के हाथ में फेंग हू एक्स प्रकट कर देता है, जिसे लेकर बाई के अंदर बहुत तेज एनर्जी दौड़ने लगती है और वह एक ताकतवर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, अब ठीक है, अभी तक मैं सोच रहा था कि इस काई एक्सू से खाली हाथ कैसे लड़ूं, लेकिन अब जब मेरे पास अपना हथियार है तो मैं इसे देख लूंगा। और सिस्टम उसे सावधान करते हुए कहता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो बाई उसे कहता है, चिंता मत करो, यह अब बस मेरे लिए एक बड़ी लकड़ी है जिसे मुझे एक झटके में काटना है। और अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए काई एक्सू के सामने आ जाता है। इतनी तेज स्पीड देखकर काई एक्सू चौंक जाती है और बाई उसके कुछ करने से पहले ही एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे क्विंगलन पीक के आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर जगह आग ही आग होती है। यह देखकर एल्डर सिक्स्थ कहती है, मास्टर पागल है, सच में पागल है, यह कोई लकड़ी नहीं है, यह एक असली इमोर्टल है और मास्टर इसे काटना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि काई एक्सू अपने आप को एक कवर से ढक लेती है, जिसे बाई काटने की कोशिश करता है, पर वह बहुत हार्ड होता है और बाई की एक्स उसे नहीं काट पाती। तो बाई अपनी बुद्धा एक्सपेक्ट तकनीक को एक्टिव कर देता है, जिससे बाई के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वहां एक बुद्धा की छवि प्रकट हो जाती है, जो देखने में ही बहुत पावरफुल लग रही होती है। और बाई फिर से एक खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने हाथ में ली हुई एक्स को चलाता है, जिससे एक ही झटके में वो खोल कट जाता है और उस खोल से काई एक्सू बाहर निकलती है और कहती है, सच में यह थोड़ा दर्दनाक था। कौन सोच सकता था कि इस मोर्टल वर्ल्ड में भी इतना खतरनाक मॉन्स्टर होगा। और हम देखते हैं कि काई एक्सू के मुंह से भी खून निकलने लगता है। तो सिस्टम बाई को चेतावनी देते हुए कहता है, होस्ट सावधान हो जाओ, अब ये सीरियस हो रही है। और बाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही काई एक्सू के एक अटैक से सिस्टम स्क्रीन गायब हो जाती है और बाई एक बार फिर से लड़ने के लिए काई एक्सू के सामने आ जाता है। तो काई एक्सू कहती है, मुझे इतना तो पता है कि तुम बहुत स्किलफुल और ताकतवर हो, पर तुम मुझसे लड़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आखिरकार मैं एक इमॉर्टल हूँ और मुझसे जीतना नामुमकिन है। तो बाई भी एटीट्यूड से कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अब हम सीरियसली ही लड़ते हैं। और काई एक्सू एक और अटैक करने को तैयार हो जाती है और उसे बाई की ओर भेजती है। तो बाई फिक्स्ड आर्मर्ड सुरा का यूज करते हुए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है, जिससे काई एक्सू का लेजर अटैक शील्ड से टकराकर रुक जाता है और बाई फुल स्पीड से एक सुपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसे देखकर काई एक्सू कहती है, यह क्या हो रहा है? एक और तो ये मेरे अटैक को अपनी टेक्निक से रोक रहा है और अपनी असली बॉडी को लेकर मुझ पर अटैक करने आ रहा है। और तब तक हम देखते हैं कि बाई काई एक्सू के शील्ड को काटते हुए काई एक्सू पर अटैक कर देता है, पर काई एक्सू उस अटैक को रोक लेती है और कहती है, यह वेपन सच में बहुत शानदार है और ताकतवर भी, पर यह और भी ताकतवर हो सकता है अगर यह मेरे मून व्हील से मिल जाए तो। बाई काई एक्सू से पूछता है, तुम तो पहले ही एक इमोर्टल बनने वाली हो, फिर तुम यहाँ नीचे क्यों आई हो और मेरे डिसाइपल से क्या चाहती हो? तो काई एक्सू बताती है, हाँ, यह गलत भी नहीं कि मैं इमोर्टल नहीं बनी हूँ, पर मैंने जब इमोर्टल्स की दुनिया देखी तब मुझे पता चला कि ऐसे इमोर्टल्स ने बहुत सारे मोर्टल वर्ड्स पर कब्जा किया हुआ है जो इस वर्ड से अलग नहीं है। और फिर मुझे हेवनली इमोर्टल की ताकत का पता चला, जो सच में बहुत ताकतवर है। तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हेवनली इमोर्टल होते हैं और मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता मिला जिससे मैं हेवन के बाहर अपनी दुनिया बना सकती हूँ। इसलिए अब मैं एक हेवनली इमोर्टल बनना चाहती हूँ और मुझे ऐसा बनने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि हेवन भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही हेवन बन जाऊंगी। तो बाई उसे कहता है, कितनी लालची हो तुम, जो एक इमोर्टल बनने के बाद भी और ताकत चाहती हो और उसके लिए कोई भी गलत रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो गई हो। और काई एक्सू पर एक अटैक करते हुए कहता है, तो फिर तुम अपने हेवनली रियल में लौट जाओ। और हम देखते हैं कि बाई के वार से स्पेस की दीवार कट जाती है और आकाश में एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर काई एक्सू शॉक हो जाती है और कहती है, आखिरकार तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो जो तुमने दूसरी दुनिया के स्पेस को काट भी दिया।
और बाई काईएक्सू को पकड़कर पोर्टल की दूसरी ओर फेंक देता है और पोर्टल बंद होने लगता है। फिर बाई कहता है यहाँ से कभी लौटकर वापस मत आना। तभी पोर्टल के बंद होते समय पोर्टल के बीच में से दो हाथ दिखते हैं और पोर्टल के दरवाजे को खोलते हुए काईएक्सू बाहर निकलती है और कहती है दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की ताकत सिर्फ तुम में ही नहीं है, मैं भी ये कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे हेवन बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो तुम तो इस बारे में सोचो ही मत। तभी सिस्टम से वार्निंग आने लगती है और सिस्टम बताता है काईएक्सू ने हेवनली चैनल को डैमेज कर दिया है और अब हेवनली वेव मोर्टल वर्ल्ड से जुड़ने लगा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मोर्टल वर्ल्ड पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और यहीं चैप्टर 36 खत्म हो जाता है। चैप्टर 37 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि उस पोर्टल से कुछ अजीब सी चीज निकलकर जमीन पर आने लगती है और धरती पर मौजूद हर चीज को गलाने लगती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और एल्डर 6 कहती है यह क्या चीज है, यह तो सब कुछ गला रही है, जल्दी से सू को प्रोटेक्ट करो। और हम देखते हैं कि वहाँ आसपास के सारे घर गलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक बिजली मैंग की तरफ गिरने वाली होती है, तो मैंग उसे देखकर चौंक जाती है। वह बिजली बहुत खतरनाक होती है जो पूरे क्विंगलैंड पीक को अपने आगोश में ले लेती है। तो भाई जल्दी से बिजली रोकने के लिए अपनी एक्स को लेकर बिजली पर अटैक कर देता है और उस बिजली को रोक कर कहता है यह कितनी अननोइंग है, आखिरकार इस पागल ने हेवन के साथ क्या किया है, यह सब इतना अजीब क्यों होता जा रहा है। और हम देखते हैं कि आसमान से एक गाढ़ा द्रव्य जमीन की तरफ बहने लगता है और तभी सिस्टम स्क्रीन बताती है वार्निंग, हेवनली चैनल पूरे मोर्टल वर्ल्ड पर फैलने लगा है और जल्दी ही पूरे मोर्टल वर्ल्ड पर फैलकर इसे खत्म कर देगा। होस्ट को इसे जल्दी ही रोकना होगा। तो बाई कहता है रिलैक्स हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और हम काईएक्सू को देखते हैं जो देखने में बहुत खतरनाक लग रही होती है और हंसते हुए कहती है यह है हेवन की असली ताकत, जिसके हाथ में भी हेवन की ताकत हो वो कुछ भी कर सकता है। तो बाई लियो चैन अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि सीधे हेवन से है। और बाई की ओर अपना अटैक करती है और हम देखते हैं कि बाई की आंखों में गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। काईएक्सू के अटैक से बाई एक पिंजरे में कैद हो जाता है और अंदर से बाई की आवाज आती है 5 स्टार डिवाइन तालिस्मान। और हम देखते हैं कि जिससे बाई कैद हुआ होता है उसके अंदर से गोल्डन रोशनी निकलने लगती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे बाई को कैद में रखने वाली चीज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो आसमान से बारिश की तरह गिरने लगते हैं। तो नीचे खड़े बाई के साथ ही एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर उन टुकड़ों से बचते हैं। पर तभी एल्डर 6 के आगे जमीन से हेवनली चैनल बाहर निकलने लगती है। तो एल्डर 6 गुस्से से कहती है अब तो ये जमीन से भी निकलने लगी और उस हेवनली चैनल को काटने लगती है और उसे काटते हुए कहती है अब हम क्या करें, यह चीज तो मर भी नहीं रही है। तो मैन कहती है हमें सबसे पहले सू को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, सभी लोग सू को प्रोटेक्ट करो, कोई भी सू से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। तभी आसमान से बिजली गिरने लगती है और एल्डर 6 कहती है यह बिजली फिर से आ रही है और हम देखते हैं कि वह बिजली मैंग के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे मैंग का बुरा हाल हो जाता है। तो मैंग कहती है आखिरकार यह कितनी बार होगा, हर बार यह बिजली मुझ पर ही आकर क्यों गिरती है। तो वू जुई कहती है यह तो अच्छा है कि बिजली मैंग की ओर आ रही है, नहीं तो सू को प्रोटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता और फिर हम स्थिति को नहीं संभाल पाते। तो फिर मैन कहती है अब तो सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं, मैं आशा करती हूँ कि मास्टर जल्दी ही इस स्थिति को संभाल लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और सू को खांसी आने लगती है तो सू को वू जुई संभालते हुए कहती है मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। और हम देखते हैं कि आसमान में बिजलियां कड़क रही होती हैं और बाई आसपास की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो सिस्टम स्क्रीन वार्निंग देती है और बताती है कि बाई अपनी लिमिट से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और अब स्पिरिचुअल एनर्जी होस्ट की लिमिट से ज्यादा हो गई है। इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को होस्ट की बॉडी सहन नहीं कर पाएगी। तो बाई कहता है यह फालतू की बकवास बंद करो, चाहे मुझे इस दुनिया की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को क्यों ना सोखना पड़े, पर मैं क्विंगलैंड पीक और मेरी डिसाइपल्स को कुछ नहीं होने दूंगा। और भाई अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चाहे यह हेवनली वे पावर कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, पर आज मैं तुम्हें बताऊंगा काईएक्सू कि अगर मैं इस दुनिया का रास्ता खोल सकता हूँ तो मैं इसे बंद भी कर सकता हूँ। और भाई अपनी इकट्ठी की हुई सारी एनर्जी को हेवन के दरवाजे की ओर भेजता है, जिसकी चपेट में काईएक्सू भी आ जाती है
और हेवन का दरवाजा बंद होने लगता है। यह देखकर काई एक्सू शोक होते हुए कहती है, यह तो नामुमकिन है, यह कैसे हो सकता है? क्या मोर्टल वर्ल्ड में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, वो भी एक आदमी के पास? क्या यह संभव भी है? और फिर अचानक हंसते हुए कहती है, फैंग हु एक्स ऑफ क्रिएशन, लगता है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हारे सामने अभी नहीं टिक सकती। और इतना कहते हुए एक्सू हेवन के दरवाजे के अंदर चली जाती है। तो बाई कहता है, यह सच में कितनी पागल है, जो अभी भी मुझसे लड़ने के बारे में ही सोच रही थी। क्या सच में जो लोग भी इमोर्टल पाथ को चुनते हैं वह ऐसे ही हो जाते हैं? और अपनी एक्स को गायब करते हुए कहता है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है और मेरा बहुत साथ दिया है, अब थोड़ा आराम कर लो। और फिर आसमान से गोल्डन बारिश होने लगती है, जिसे देखकर एल्डर सिक्स्थ कहती है, लगता है आखिरकार यह सब खत्म हुआ। गोल्डन कोर टर्बुलेंस सच में ऐसा था जो आज तक किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और हम देखते हैं कि सू की हालत बिगड़ने लगती है, जिसे देखकर मैन भी घबरा जाती है। तो सू कहती है, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, यह बहुत दर्दनाक है। तो मैन कहती है, सू के शरीर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तभी वहाँ बाई आते हुए कहता है, क्या हुआ? सू के साथ क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। तो एल्डर सिक्स्थ बताती है, यह अब और ज्यादा देर इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी, हमें जल्दी बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर मैन को गुस्सा आ जाता है और वह एल्डर सिक्स्थ को एक घूसा मारते हुए कहती है, यह क्या बकवास कर रही हो, चुप हो जाओ, तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाई उन्हें रोकते हुए कहता है, लाओ सू को मेरे पास लेकर आओ। तो सू बाई को देखकर कहती है, मास्टर। और बाई उसे चुप कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ, अभी बस थोड़ी देर लेटी रहो। और बाई अपनी एनर्जी अपने हाथ से निकालने लगता है, जिसे देखकर मैन कहती है, अब मास्टर यहाँ आ गए हैं, मास्टर के यहाँ रहते सब कुछ ठीक ही रहेगा। इधर बाई सू के शरीर की जांच करके बताता है, सू का शरीर के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके कल्टीवेशन की लास्ट प्रक्रिया में थंडर एट्रीब्यूट की कमी थी। तो मैन कहती है, इतनी जल्दी हम इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए अंतिम थंडर एट्रीब्यूट कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तो बाई कहता है, अगर यहाँ ऐसा कोई कल्टीवेटर हो जो थंडर एट्रीब्यूट रखता हो और उसने हेवनली थंडर को भी एब्जॉर्ब किया हो तो हमारा काम हो सकता है, नहीं तो मुझे डर है कि सू को बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। यह देखकर मैंग बोलती है, हम सू को कुछ नहीं होने देंगे, अब हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से ऐसे कल्टीवेटर को ढूंढते हैं। अगर वह आने से मना करता है तो हम जबरदस्ती उसे बांध कर ले आएंगे। और अचानक मैंग चौंक जाती है और कहती है, यह तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और हम देखते हैं कि सारे लोग मैंग को ही देख रहे होते हैं। तो मैंग डरते हुए कहती है, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो, दूर रहो मुझसे। और हम देखते हैं कि वहां से बिजलियां निकलने लगती हैं। फिर हमें सू के ऊपर एक गोल्डन मार्बल दिखता है जो सू के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे सू को धीरे धीरे होश आने लगता है और वह आंखें खोलती है। तो उसे बाई और मैन सामने खड़ी दिखती हैं और बाई उसे कहता है, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। तो सू कहती है, यह कैसे हुआ, मैंने तो अपनी कल्टीवेशन की फाइनल स्टेज मिस कर दी थी, फिर मैं अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट कैसे कर पाई? आखिरकार तुम्हें वह अंतिम थंडर एट्रीब्यूट कहाँ मिला? तो बाई उसे बताता है, बस हमें मिल गया, तुम अपने आप को लकी समझो। और मैन बताती है कि यह डीमन बहुत दयालु है। और हम देखते हैं कि उन लोगों ने जबरदस्ती मैंग के शरीर से वह अंतिम थंडर एट्रीब्यूट निकाला होता है, जिससे मैंग की बहुत बुरी हालत हो रही होती है। तो एल्डर सिक्स्थ उसे संभालते हुए कहती है, यहाँ इमरजेंसी है, वो जुई जल्दी आओ और वह घास लेकर आओ जो मैंने तुम्हें कल दी थी। और फिर बाई कहता है, अब जब यहाँ सब कुछ ठीक है तो मैं डंकन हॉल जा रहा हूँ और फिर मुझे क्विंगलन पीक को भी रीबिल्ड करना है, अब तुम यहाँ जो चाहो वो कर सकते हो। तो बाकी सब भी बाई की बात से सहमत होते हुए हाँ कर लेते हैं। फिर हमें हेवनली वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किसी जगह पर काई एक्सू बैठी होती है और वह कह रही होती है, बाई लियो चैन और सू लियो, जब हम अगली बार मिलेंगे तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और इसी के साथ चैप्टर 37 का अंत हो जाता है। चैप्टर 38 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाई कहीं से उड़कर क्विंगलन पीक पर आया होता है और कह रहा होता है, करप्शन, हर जगह करप्शन फैला हुआ है, यह लोग एक घर बनाने के लिए 50,000 सिक्के मांग रहे हैं, मुझे पैसे कमाने के लिए कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा ताकि मैं जल्दी से क्विंगलन पीक पर पुनर्निर्माण चालू कर सकूं। और उस कपड़े के पुतले को जमीन में गाड़ने लगता है। तभी वहां सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है और कहती है, वर्ड टास्क इशू हो गया है,
तुम्हें जल्दी ही बताई गई जगह पर पहुंचना होगा और टारगेट को ढूंढना होगा, फिर उसे अपना डिसाइपल बनाना है। यह सुनकर बाई थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या डिसाइपल बनाना पड़ेगा? और देखता है कि सिस्टम स्क्रीन पर एक बार आ रहा है। तो बाई सिस्टम स्क्रीन से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह ब्लू बार किस चीज का है? तो सिस्टम बताता है, यह तुम्हारे डिसाइपल की लाइफ का काउंटडाउन चल रहा है। इसके खत्म होते ही तुम्हारे डिसाइपल की मौत हो जाएगी और यह टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। तो भाई चौंकते हुए कहता है, क्या मेरी डिसाइपल मरने वाली है? तो सिस्टम स्क्रीन उसे हाँ में जवाब देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सू मैंग को गाजर खिला रही होती है और बाकी के लोग क्विंगलन पीक पर टेंट बना रहे होते हैं। तो सू मैंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि मैंग ने सू को बचाने के लिए उसे अपना थंडर एट्रीब्यूट दिया होता है। तो मैंग कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अभी तक तो नहीं मरी हूँ। तभी हम देखते हैं कि बाई की चिड़िया उड़ती हुई सू के पास आती है, जिसे देखकर सू पहचान जाती है और वह चिड़िया कहती है, जल्दी से मैंग को अपने साथ लो और क्विंगलन पीक के ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल पर पहुंच जाओ। तो सू चौंकते हुए कहती है, क्या हुआ मास्टर, इतनी जल्दी किस चीज की है? क्या कहीं पर कुछ गलत हुआ है? और मैंग कहती है, क्यों, मुझे क्यों साथ आना है? तो भाई बताता है, जल्दी करो और जल्दी से यहाँ आ जाओ, हमें तुम्हारी जूनियर को ढूंढने जाना है। और फिर हमें वुलिन सिटी का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ ल्यू फैमिली के लोग होते हैं। उनमें से एक किसी से पूछ रहा होता है, क्या सभी तैयारियां हो गई हैं? और वहाँ दो लोग उसे जवाब देते हैं, जी सर, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो उनका लीडर सिपाहियों का आदेश देते हुए कहता है, सभी सोल्जर्स रेडी हो जाओ और अपनी फॉर्मेशन ले लो। और हम देखते हैं कि सारे सोल्जर अपनी शील्ड लेकर फाइटिंग फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो लीडर कहता है, तुम्हें इसे बस इतनी देर डिले करना होगा कि एक बार सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद तुम्हें उसका पुरस्कार दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि सब दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और एक आदमी दरवाजा बंद करते हुए कहता है, हमें बस इन्हें इतनी देर रोकना है जब तक यहाँ इमोर्टल अलायंस के लोग नहीं पहुँच जाते। उनके यहाँ आने के बाद हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। तो उसके पास में खड़ी लड़की कहती है, अंकल प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मैं अब और नहीं भागना चाहती। और हम देखते हैं कि वह आदमी कहता है कि कातिल पहले ही शहर में आ चुके हैं, तो मैं तुम्हें बाहर कैसे जाने दे सकता हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि उस आदमी का नाम लियू हैंग होता है, जो लियू फैमिली का पैट्रिच होता है। पैट्रिच फैमिली के हेड को कहते हैं। तो वह लड़की कहती है, यह सब मेरी गलती है, अगर मैंने रूल्स नहीं तोड़े होते तो आज मेरे मम्मी पापा मेरे साथ होते। मैं आपको भी इस सब में नहीं घसीटना चाहती। और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम नैलन होता है। और वह लड़की कहती है, अंकल प्लीज मुझे उनसे लड़ने दीजिए, मैं आखिरी दम तक लड़ना चाहती हूँ। तो हैंक कहता है, मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचने दे सकता हूँ? और अब जब तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं है तो मैं तुम्हें आग के दरिया में कूद कैसे जाने दूँ? ये नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो, एक बार यहाँ इमोर्टल अलायंस के लोग पहुँच जाने दो, उसके बाद हम तुम्हारे कातिलों के लिए मुसीबत बनकर उन पर टूट पड़ेंगे। जब तक तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है, अबे बूढ़े, क्या तुमने मेरी ब्लड स्वॉर्ड पैलेस को इतना कमजोर समझा है? और हम देखते हैं कि वो आदमी अपने हाथ में 2 कटे सर लेकर खड़ा होता है और कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, जो तुमने इन्हें हम पे नजर रखने के लिए भेज दिया। और हम देखते हैं कि उस आदमी के पास में एक और आदमी एक कटा सर लेकर खड़ा हुआ होता है और उसे खा रहा होता है और कहता है, इसका स्वाद कितना घटिया है। ये देखकर हैंक की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहता है, तुम सब कितने निर्दयी हो, तुम बस अपनी हार का बदला लेना चाहते हो। तुमने अपना बदला लेने के लिए नैलन फैमिली के पूरे 163 मेंबर्स को मार दिया है और हमें पता है कि तुम क्यों गुस्सा हो, पर गुस्से की भी एक लिमिट होती है। तुम ऐसे हम सभी को कैसे मार सकते हो? और तभी हम देखते हैं कि वो कातिल आदमी अचानक से अपना हथियार लेकर हैंग पर अटैक कर देता है और कहता है, क्योंकि ऐसा करने में हमारे लोगों को खुशी मिलती है और अब हम तुम्हें भी तुम्हारे लोगों के पास भेज रहे हैं। तो हैंग जल्दी से नैलन को वहां से भागने के लिए कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। और तभी एक झटके में ही हैंग की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और वहाँ हर जगह खून ही खून हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाई, सू और मैंग एक विमान में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और बाई सिस्टम स्क्रीन पर बार पे नजर बनाए हुए होता है। तो सू कह रही होती है,
कौन सोच सकता था कि ये ह्यूमन शेप की चीज जो मास्टर अपने साथ रखते हैं वो एक उड़ने वाली नाव होगी। और पीछे मैंग बैठकर एक तरबूज खा रही होती है, जिसे देखकर सू गुस्से में आ जाती है और पीछे से मैंग के गला पकड़कर कहती है, पागल कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरबूज को खाने की? ये मैंने अपने जूनियर से मिलने की खुशी में उसे गिफ्ट देने के लिए रखा था। इसे जल्दी से बाहर निकाल, तू इसे नहीं खा सकती। तो मैंग कहती है, मैंने तेरे गोल्डन कोर कल्टीवेशन के लिए इतना कुछ बलिदान कर दिया और तू इस छोटे से तरबूज के लिए मुझसे लड़ रही है। और तभी सिस्टम स्क्रीन पर नैलन की तस्वीर दिखने लगती है और सिस्टम बताने लगता है कि इस लड़की का नाम नैलन है। ये अभी 19 साल की है और ये क्विंग फैन लेक की नैलन फैमिली की तीसरी बेटी है। इसके पास एक्सट्रीम यीन एनर्जी है और इसकी एंगेजमेंट एक्सयू फैमिली के एक्सआयो पिंग से हो गई है। और फिर हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां नैलन कहती है, मैं इस एंगेजमेंट को अब तोड़ रही हूँ और ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जिसे सुनकर पिंग बहुत दुखी हो जाता है और वह पागलों की तरह चीखने लगता है। और फिर हमें बताया जाता है कि पिंग को 14 साल की उम्र में ही कल्टीवेशन की बीमारी से उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी और नैलन इस शादी के हमेशा से ही खिलाफ थी। उसे तो बस शादी तोड़ने के लिए एक बहाना चाहिए होता है जो उसे उस वक्त मिल जाता है। इस बात से पिंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पागलों की तरह कल्टीवेशन करने में जुड़ जाता है और कसम खाता है कि एक दिन मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। और वो अपने कल्टीवेशन में इतना पागल हो जाता है कि वो किसी भी मुसीबत का सामना करने से नहीं घबराता। और फिर 16 साल की उम्र में उसे ब्लड स्वॉर्ड पैलेस अपने डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लेता है। उसके बाद उसकी कल्टीवेशन की स्पीड को बूस्ट मिल जाता है और बाद में वो ब्लड स्वॉर्ड पैलेस का मास्टर बन जाता है और नैलन फैमिली के सारे लोगों को मार देता है। और अब वो नैलन को जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। और अब तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें नैलन को अपना डिसाइपल बनाना होगा। ये सब सुनकर भाई सोचता है, ये कहानी मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी सिस्टम स्क्रीन से वार्निंग आने लगती है कि तुम्हारा डिसाइपल बस अब मरने ही वाला है। और भाई चौंकते हुए कहता है, क्या इतनी जल्दी मरने वाली है? और मैंग और सू को विमान को पकड़ने के लिए कहता है कि अब मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से किसी चीज को जोर से पकड़ लो। और फिर एक लीवर को पकड़कर खींचता है जिससे उस विमान की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और सू और मैंग अचानक से स्पीड बढ़ने से थोड़ा घबरा जाती हैं। और हम देखते हैं कि वो विमान साउंड की स्पीड से आगे बढ़ता है। और फिर हमें नैलन को दिखाया जाता है जो अब उन कातिल लोगों के आमने सामने खड़ी होती है। नैलन अपने बचाव के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रही होती है। तभी उनमें से सफेद कपड़े वाला आदमी कहता है, मिस नैलन, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप हमारे निर्देशों का पालन करते हुए ब्लड स्वॉर्ड पैलेस तक नहीं पहुंच जाती। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो इस घर के पीछे जो तुम्हारे थोड़े से मेंबर बचे हुए हैं, हम उन्हें भी मार देंगे। ये सुनकर नैलन घबराते हुए कहती है, मेरे लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और वो कातिल कहता है, ये हुई ना समझदारी की बात, चलो हमारे साथ। मुझे विश्वास है कि जब हम वापस स्वॉर्ड पैलेस पहुंचेंगे तो लॉर्ड पिंग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी नैलन देखती है कि काले कपड़ा वाला आदमी अपने मैजिक से अटैक कर रहा होता है, तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही सफेद कपड़े वाला आदमी उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि नैलन के बचे हुए घर वाले भी मार दिए जाते हैं, जिसे देखकर नैलन बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, तुम सब धोखेबाज हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बचे हुए परिवार वालों को कुछ नहीं करोगे। तो सफेद कपड़े वाला कहता है, हाँ, मैं अपनी बात पर अभी भी खड़ा हूँ। ये वादा मैंने किया था कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को नहीं मारूंगा, और देखो मैंने तुम्हारे परिवार वालों को हाथ भी नहीं लगाया, पर इसने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। तो नैलन गुस्से में कहती है, तुम राक्षस कहीं की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर वो कुछ नहीं कर पाती और वो कहती है, ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को क्या हो गया है, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो वो सफेद कपड़े वाला आदमी कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकती, पर तुम सुनती कहाँ हो। और वो नैलन को बांधने लगता है और कहता है, ये सील और रस्सी एक आर्टिफैक्ट है
पता नहीं लॉर्ड पिंग को क्यों चिंता हो रही थी कि हमारे होते हुए यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है, जो उन्होंने इतनी ज्यादा सावधानियां बरतने के लिए कहा है। तभी वहाँ काले कपड़े वाला आदमी आकर कहता है, क्या सारा काम खत्म हो गया है? तो सफेद कपड़े वाला आदमी कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी तरह हर जगह प्रॉब्लम खड़ी करने नहीं जाता हूँ। तुम तो यहाँ मोर्टल्स लोगों के खून पीने में बिजी हो गए हो, जैसे कि हम लोग तुझे खून पीने के लिए नहीं देते हैं। और वैसे भी इस काम को खत्म करने के बाद तुम्हें पुरस्कार में इतना खून मिलेगा कि तुम अपनी आधी जिंदगी सिर्फ उसी खून से निकाल सकते हो। तो वो काले कपड़े वाला आदमी कहता है, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्या पता? आखिरकार मच्छर का मीट भी होता तो मीट ही है। चलो छोड़ो इन बातों को, अब यहाँ से चलते हैं। और तभी वो आसमान में देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि आसमान में नीली रोशनी के बीच से एक चीज बहुत तेज आ रही होती है और वो जमीन से आकर टकराती है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और वो दोनों लोग जल्दी से पीछे हटते हैं। उनमें से सफेद कपड़े वाला आदमी कहता है, ये आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जो ब्लड स्वार्ड पैलेस के लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है? और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर धूल ही धूल होती है। फिर जब धूल छटती है तो हमें विमान पर खड़ा बाई दिखाई देता है, जो कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस पैलेस के लोग हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने कंधे पर रखी इस पर्सन को नीचे उतार दो और जमीन पर रखकर मेरा सामना करो। तब शायद मैं तुम पर दया कर एक शांति भरी मौत दे दूं। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।